Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely Saudi-Israeli normalization. ये जो है Saudi-Israeli normalization जो होने जा रही है, इस हवाले से इसको लिखा गया है। और बेसिकली इसराइल का जो इशू है उस हवाले से आप इसमें से कंटेंट ले सकते हैं। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इवन आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम देखें, जो अरब कंट्रीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसराइलीज के साथ, उसके अलावा उस पैलेस्टीनियन जो हैं उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इस हवाले से इंटरलिंक जो है वो ओपिनियन यहाँ पर दिया गया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। टू मच ऑफ द कमेंट्री अबाउट अ पॉसिबल यूएस इंजीनियर्ड साउदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन हैज बीन बेस्ड मोर ऑन हाइपरबोल देन रियलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर कमेंट्री हो रही है कि पॉसिबिलिटी क्या है यूएस जो इंजीनियरिंग कर रहा है अपनी सऊदीया अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन करवाने के लिए, तो ये ज्यादातर एक हाइपरबोल है रियलिटी के बरक्स। ठीक है, अब हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल बेसिकली होता है जब किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा होता है। तो वो कह रहे हैं ये हकाइक से की निस्बत जो है ये एक हाइपरबोल है जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि ये एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ सऊदी इसराइल टाइस जा रहे हैं। Such an agreement would no doubt be consequential, but let's look realistically at some exaggerated claims being made. वो कह रहे हैं इस तरह की जो एग्रीमेंट है, मतलब कोई डाउट नहीं है कॉन्सिक्वेंशियल हो भी सकते हैं, बट अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो काफी हद तक हमें इसमें क्लेम्स ये नजर आते हैं कि एग्जैजरेटेड हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कुछ जो है क्लेम्स हमें पेश किए जा रहे हैं। इट विल एंड द अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो है अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा। इट मोस्ट डिसाइडेडली विल नॉट, मतलब ज्यादातर यही है कि फैसला कौन के नहीं होगा। अरब्स हैव लॉन्ग मेड क्लियर दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एग्जिस्टेंशियल। अरब्स जो हैं वो भी यही क्लियर कट कहते आए हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है। एग्जिस्टेंशियल यानी कि अभी मौजूद नहीं है। द सेंट्रल इशू हैज ऑलवेज बीन पैलेस्टीनियन राइट्स। बेसिकली जो इशू है उनका वो यही है कि फलस्तीनियों के राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं वो इनका सेंट्रल इशू रहा है। Even in countries that have made peace with Israel, public opinion is supportive. ठीक है, अब अगर हत्ता के कंट्रीज देखें जो कि पीस के हवाले से बात करते हैं इसराइल के साथ, तो उनकी पब्लिक ओपिनियन भी सपोर्टिव है, बिलीविंग इट में गिव देयर गवर्नमेंट्स मोर लेवरेज टू एंड द वायलेंस एंड एडवांस फलस्तीनियन राइट्स। ठीक है, अब उनकी सपोर्टिव रोल है और बिलीव यही करती हैं वो तमाम गवर्नमेंट्स के लेवरेज पेश किया जाए, यानी कि फायदे देखे जाएं कि कहाँ पर हैं। ठीक है, इस वायलेंस को, इस तशद्दुद को खत्म किया जाए और जो फलस्तीनियों के राइट्स है ना उनको वो दिए जाएं, एडवांस किया जाए। Despite regional weariness, Arab publics are outraged when Israeli commits new atrocities or violates Muslim rights in Jerusalem. ठीक है, इसकी बजाय अगर रीजनल वेरीनेस देखें, इससे हटकर भी बात करें, तो तब भी अरब पब्लिक जो है वो उसको गुस्सा किस चीज पर आता है? आउटरेक्ट होता है, गुस्सा आ जाना। ठीक है, इश्तियाल अंगेज हो जाना। बेसिकली वो इसलिए है क्योंकि इसराइली कमिट करते हैं बहुत सी नई एट्रोसिटीज, यानी मुजालिम ढाते हैं। ठीक है, या वायोलेट करते हैं, तोड़ते हैं, खराबियां पैदा करते हैं मुसलमानों के राइट्स में यरूशलेम में। दिस विल चेंज द मैप ऑफ द मिडल ईस्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है जैसे कि इन्होंने आर्टिकल में शुरू में बताया, तो इस तरह से नक्शा जो है वो मिडल ईस्ट का चेंज होगा। इट्स ऑलरेडी चेंज्ड, वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी ही पहले ही चेंज हो चुका है। द वंस पावरफुल मिलिट्री लेड अरब रिपब्लिक्स हैव लॉस्ट देयर रीजनल डोमिनेंस विद लीडरशिप शिफ्टिंग टू द अरब गल्फ। ठीक है, जो एक पावरफुल मिलिट्री लेड अरब रिपब्लिक्स है, उसने जो है वो रीजनल डोमिनेंस जो है उसने लॉस्ट कर दी है, खो दी है। ठीक है, लीडरशिप शिफ्ट हो गया है अरब गल्फ की तरफ। सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज विद चाइना। अब सऊदी अरेबिया और यूएई के जो टाइज हैं वो बहुत डीपन तरीके से चाइना के साथ हो चुके हैं, रिमेनिंग न्यूट्रल ऑन यूक्रेन। और ये लोग जो हैं वो जो स्टेट्स हैं वो यूक्रेन पर जो हैं वो न्यूट्रल रही हैं। एंड रीओपनिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान, और वो नए जो हैं वो टाइज जो हैं उनको रीओपन कर रही हैं ईरान के साथ, तेहरान के साथ। Pursuing ambitious economic development and societal goals, they seek regional stability and calm. ठीक है, और वो परस्यू का करना चाह रही हैं, एम्बिशियस उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, सोसाइटल गोल्स हैं कुछ उनके जिनमें वो स्टेबिलिटी और काम को सीख कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पर ईरान के साथ उन्होंने भी ताल्लुकात इसलिए रखे क्योंकि ये एक लिंक सा बन रहा है, एक ब्लॉक सा बन रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक बनेगा तो एशियंस जो हैं वो आगे की तरफ जा सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, इसराइल एंड यूएस वांट टू ऑफसेट चाइनाज ग्रोइंग रोल। अब इसराइल और जो यूएस है वो चाह रहे हैं कि चाइना
का ये जो बढ़ता हुआ रोल है उसको कम कर दिया जाए, उसको ऑफसेट कर दिया जाए, ठीक है। रिटर्निंग सऊदी अरेबिया एंड यूएई टू एन एक्सक्लूसिव यूएस ऑर्बिट एंड चैलेंजिंग ईरान एज आ यूनाइटेड फ्रंट, और फिर रिटर्न किया जाए यानी कि वापस बुला लिया जाए सऊदी अरेबिया और यूएई को, यूएस अपने ऑर्बिट में ही अपने ही गिर्द चक्कर लगवाता जाए और चैलेंज कर दे ईरान को एज अ यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। ताकि अगर ईरान के साथ वो मिल जाते हैं, चाइना के साथ मिल जाते हैं, अरब अरब स्टेट्स जितनी भी हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, तो फिर इसका क्या नुकसान होगा? इसका नुकसान यूएस को पहुंचेगा, वेस्टर्न साइड पर बहुत ही ज्यादा एक थ्रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और इस वजह से यूएस जो है वो कोशिश यही कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर के वो चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कम करे। दिस इज अ डिजास्टर फॉर द पैलेस्टीनियंस, और ये डिजास्टर है फलस्तीनियन के लिए। इट वुड हैव नो consequential impact on the Palestinians plight, इसका वो कह रहे हैं कि consequential कोई नताइज या नतीजा खेज इम्पैक्ट्स नहीं है जो फलस्तीनियन के प्लाइट पर पड़ेंगे, यानी उनकी जो बुरी हालत हुई हुई है उस पर पड़ेंगे। अरब स्टेट्स हैव लिमिटेड लेवरेज ओवर इसराइली बिहेवियर, अब अरब स्टेट जितनी है उनके पास भी उसको उनको बहुत ही लिमिटेड सा लेवरेज है इसराइल के इस बिहेवियर पर। Agreements made in the lead up to the Madrid Conference, Oslo Accords, Arab Peace Initiative and Abrahamic Accords made no difference. अब वो कह रहे हैं जो एग्रीमेंट है जो कि मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में हुआ, ओस्लो अकॉर्ड देख लें, अगर हम अरब पीस इनिशिएटिव देख लें या अब्राहमिक अकॉर्ड देख लें, तो इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही तरह की चलती आई हैं। इसकी वजह से जो फलस्तीनियंस थे या फलस्तीन के लोग थे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, उनको कोई फायदा इन चीजों का नहीं हुआ। इसराइल कंटिन्यूज टू गोबल अप फलस्तीनियन लैंड, वो इसराइली जो हैं वो मुसलसल तौर पर गोबल अप करने पर लगे हुए हैं जो फलस्तीन की सरजमीन है उसको, बिल्ड न्यू सेटलमेंट्स, वहां पर नई सेटलमेंट्स कर रहे हैं, एंड ब्रूटली वायोलेट फलस्तीनियन राइट्स, और बहुत ही जारहाना तरीके से, ब्रूटल तरीके से वो वायोलेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं फलस्तीनियों के राइट्स को। इफ द यूएस वांटेड टू मेक अरब इसराइली पीस अ रियलिटी, इट वुड यूज इट्स डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल टू डू सो, अगर यूएस चाहता था कि अरब इसराइली पीस कायम हो, वाकई अगर वो वाकयातन ये चाहता था, रियलिटी में ये चाहता था, तो मतलब वो ये कर सकता था डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, वो कैपिटल्स के जरिए से ये चीजें करवा सकता था, आसानी पैदा कर सकता था। If Saudi Arabia holds out for terms including a real end to the occupation and US pushes this process forward, it might have a positive impact on Palestinians' future. अगर सऊदी अरेबिया जो है होल्ड करता है मतलब इस टर्म्स को जिनमें रियल एंड शामिल होगा, ऑक्यूपेशन शामिल है, ठीक है, तो अगर यूएस इस चीज को, इस प्रोसेस को फर्दर आगे, प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करता है, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जो फलस्तीनियंस हैं उनके फ्यूचर पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। If, however, normalization moves forward without anything positive for Palestinians, it would not be a disaster, just same old, same old. ठीक है, अगर ताहम हम देखें ये नॉर्मलाइजेशन अगर ऐसे ही चलती है लेकिन कोई पॉजिटिव चीज नहीं होती फलस्तीनियंस के लिए, तो फिर ये डिजास्टर नहीं है, मतलब लेकिन ये ऐसा ही है जैसा कि पहले चलता आया है, सेम ओल्ड यानी पुराने तरीके ही चलते आएंगे। दिस स्पेल्स द एंड ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये स्पेल जो है वो एंड हो जाएगा जो दो स्टेट सोल्यूशन इन्होंने दिया। दैट शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड, ये वही कश्ती है जो पहले से चलती आ रही है, इसमें कोई चेंजेस तो आई कोई नहीं। नो कंसीवेबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड इन इसराइल, कोई भी कंसीवेबल गवर्नमेंट नहीं है जो बनाई जा सकी अभी तक इसराइल के अंदर। नाउ और इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, ना ही फोर्सिएबल होता है आने वाला, ठीक है, यानी कि जिसकी पेशन गोई की जाए, तो जो पेशन गोई वाला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसमें भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी तो। दैट वुड अलाउ फॉर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरन वेएबल पैलेस्टीनियन स्टेट, जो कि अलाउ करे कुछ रिक्वायरमेंट्स जिसमें इंडिपेंडेंस नजर आए हमें, कोई सॉवरन कोई इक्तदार नजर आए, इक्तदार आला नजर आए उसके अंदर फलस्तीनियन स्टेट में। दोज कॉलिंग फॉर अ फलस्तीनियन स्टेट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द रियलिटीज क्रिएटेड बाय इसराइली मैसिव सेटलमेंट एंड Jewish only infrastructure making Palestinians independence and sovereignty impossible। ठीक है, अब अगर देखें फलस्तीनियन की स्टेट को, तो वो तो जो इसराइली हैं वो तो रिफ्यूज करे उनको रिकॉग्नाइज करने से भी, उनको पहचानने से भी, ठीक है, और ये मैसिवली बहुत बड़े पैमाने पर सेटलमेंट कर रहे हैं, ज्यूइश वहां पर सेटलमेंट हो रही है, वहां पर उनका ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, और तब हमें नजर नहीं आ रही, इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल ही लग रही है, नामुमकिन सी ही लग रही है इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी फलस्तीनियंस की यहाँ पर।
with Palestinians, Arabs comprisingly slightly more than one half of the population between the Jordan River and the Mediterranean Sea, and increasingly integrated into the Israeli economy. अगर Palestinian Arab जो comprising slightly हम बात करें यहाँ पर more than half, one half of the population, यानी कि एक हाफ से भी ज्यादा जो population है, जो आबादी है, जो अगर जॉर्डन रिवर देखें या मेडिटेरियन सी के दरमियान हम देखें, तो वो इंटीग्रेट करती हुई नजर आती है इसराइली इकोनॉमी के साथ, with Israeli settlements, infrastructure, security zones, checkpoints and Israeli apartheid policies. Apartheid policies होती हैं बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की policies, ठीक है, वो यहाँ पर हमें उनकी नजर आती हैं. We are in a one state reality. तो हम कौन सी reality में हैं? हम सिर्फ एक state reality के अंदर इस वक्त मौजूद हैं. It will be a long hard slog to end Israeli repression. Repression होता है दबाना. तो यहाँ पर एक hard slog है. slog होता है एक स्लोगन सा होना, ठीक है, नारे का होना. तो यहाँ पर एक लंबा चलता हुआ नारा चलता आ रहा है जो एंड नहीं हो रहा, मतलब हम देखने को मिल रहा है इसराइली रिप्रेशन खत्म नहीं हो रही, ठीक है, जो इसराइल दबा रहा है ना वो खत्म, उसका खात्मा नहीं हो रहा. एंड सिक्योर पैलेस्टीनियन इक्वल राइट्स आर रियलिटी दैट मस्ट बी एड्रेस. तो क्या ये एक रियलिटी है पैलेस्टीनियन के इक्वल राइट्स वाली? इसको एड्रेस होना चाहिए. This will give Biden a much needed victory before the 2024 elections. तो ये चीज जो है ये अगर एड्रेस हो जाती है तो ये बाइडेन को जो है मतलब जरूरी भी है, उसके लिए एक विक्ट्री होगी 2024 के इलेक्शन से पहले पहले. While the Saudi Israel normalization being touted in the press is doubtful. ठीक है, टाउटेड होता है किसी चीज को करार देना, दे देना, ठीक है. मतलब सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन को करार दिया गया है प्रेस के अंदर डाउटफुल. एनी एग्रीमेंट वांट एट 5 वोट्स टू द बाइडेन कॉलम इन 2024. ठीक है, अब कोई भी एग्रीमेंट है तो वो मतलब 5 वोट्स जो है बाइडेन के कॉलम में 2024 में देखे जा सकते हैं. डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स आर डीपली पोलराइज्ड. अब हमें अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स जो हैं, रिपब्लिकन्स जो हैं, वो बहुत ही गहरे तरीके से पोलराइज नजर आ रहे हैं, आपस में तसादुम उनका नजर आ रहा है. एंड इंडिपेंडेंट स्विंग वोटर्स वांट बी मूव फॉरेन पॉलिसी इश्यूज एक्सेप्ट फॉर यूक्रेन. और कोई भी इंडिपेंडेंट स्विंग वोटर्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के लिए, सिवाय जो है वो हम यूक्रेन को देख सकते हैं इसमें. Jewish voters will overwhelming support the Democratic nominee because of the GOP's domestic policies. Jewish voters देखें overwhelm किया हुआ, उन्होंने support को लिया हुआ है. overwhelm मतलब होता है कामयाबी हासिल कर लेना Democratic nominee में. क्यों? क्योंकि GOP domestic policies है, इस वजह से. And while Jewish voters may be concerned with the Israeli future, their growing unease with the current Israeli government means they won't be impressed with any White House celebration that puts Netanyahu sentence stage. ठीक है, अब यहाँ पर हम जूविश वोटर्स को देख सकते हैं जो कंसर्न है इसराइल के फ्यूचर के बारे में, उसमें हमें बढ़ता हुआ अनईज नजर आ रहा है. ठीक है, अच्छी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है. अब करंट इसराइल की गवर्नमेंट को देख लें, ठीक है, जो कि इम्प्रेस नहीं हो रही है किसी भी व्हाइट हाउस की किसी भी सेलिब्रेशन से, वो खुश नहीं हो रही है. नेतन्याहू को सेंटर स्टेज पर हम देख सकते हैं इसमें, जो कि सेंटर स्टेज की तरफ उसे लाया जा रहा है. Can any form of Saudi-Israel normalization even happen given current Israeli and American politics? तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं राइटर कि क्या जो है सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन जो है वो खता के मतलब कि हैपन हो सकती है अगर करंट जो इसराइली और अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखें, तो क्या वाकई ही ऐसा है कि नॉर्मलाइजेशन होगी? Leaders in Netanyahu's coalition and the opposition are clearly unwilling to agree to Saudi Arabia's insistence to process nuclear materials and desires to purchase advanced US military equipments. अब अगर देखें नेतन्याहू की कोलियन को, कोलियन कहते हैं इत्तेहादियों को, ठीक है, उनकी इत्तेहादी को देखें या उनकी अपोजिशन देखें, तो वो टोटली तौर पर अनविलिंग है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है, एग्री करने के लिए तैयार ही नहीं है सऊदी अरब की जो है इस प्रोसेस को, न्यूक्लियर मटेरियल के प्रोसेस को या डिजायर को, कि वो परचेज करना चाहते हैं यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट. Nor will they entertain इवन मॉडेस्ट कंसेशंस रिगार्डिंग पैलेस्टीनियन राइट्स. ठीक है, ना ही वो जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं इवन मॉडेस्ट यानी दरमियाने किस्म के भी या कंसेशन करने पर कि फलस्तीनियों को राइट्स देंगे. While Republicans would be loath to support an agreement that would enhance Biden's elections years standing. ठीक है, रिपब्लिकन्स को अगर हम देखें तो उनकी सपोर्ट भी हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही है, एग्रीमेंट जो है वो एनहेंस करे बाइडेन के इलेक्शन को जो कि आने वाले हैं. The president will find limited support among Democrats for concessions to Saudi Arabia on nuclear or military hardware. तो प्रेसिडेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्या चीज फाइंड करेंगे? लिमिटेड सपोर्ट उन्हें नजर आएगी डेमोक्रेट्स के दरमियान, ठीक है, कंसेशन में सऊदी अरेबिया पे, जो कि मिलिट्री और न्यूक्लियर जो हार्डवेयर है उनके हवाले से. बॉटम लाइन अब यहाँ पे दे रहे हैं, इट्स टाइम टू एंड द
hyper ventilating over the prospects of a Saudi Israel normalization agreement. prospects होते हैं इम्कानात, ठीक है। हाइपर वेंटिलेटिंग यानी कि बहुत ज्यादा उछाला जिसे जा रहा है, ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इशू को। तो वो कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया कि इसको दिखाएं, इस इम्कान को क्लियर कट बताया जाए कि सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है क्या एक्चुअली में। The US should embrace the new realities of a changing Middle East in which Israel is an outlier and should accept its responsibility as the enabler of the Israeli occupation and its apartheid system. तो यूएस को चाहिए कि वो एम्ब्रेस करे, नई रियलिटीज को गले लगाए, यानी कि नई रियलिटीज का आपसे आमना सामना करे, उनको फेस करे। जो चेंजेस नजर आ रहे हैं ना मिडल ईस्ट के अंदर, उसको देखे, जिसमें इसराइल जो है वो आउटलायर नजर आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि के अनेबलर के तौर पर कि वो काबिल है, ठीक है, इसराइली ऑक्यूपेशन या अपने सिस्टम को देखे वो प्रॉपर तरीके से टैकल करे उन सिचुएशंस को यूएस जो है। ठीक है जी। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।